हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसीज के बारे में। इसके अलावा वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीएसआर नेट में पूछे गए हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस। तो अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आपको उन पार्ट्स को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फोर्थ पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसके बारे में हम डील कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एनारोबिक के बारे में। बिकॉज अगर नॉर्मल बेसिस पे देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स की अगर बात की जाए तो ग्लाइकोलिसिस के 2 टाइप है। एक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। एक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जो मेनली देखा जाता है आरबीसीज में। तो इसी के बारे में मैं आपको एक, आप कह सकते हो, एक आउटलाइन दूंगी कि कैसे होता है, क्योंकि बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, बस एक आध जगह पे डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। तो अगर हम आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी, आपको पता है कि आरबीसीज के बारे में कुछ फेमस बातें होती हैं। कौन सी? कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, ना ही इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। राइट, ना ही इनमें न्यूक्लियस होता है, ना ही इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब बात ये आती है कि अगर आरबीसीज को एनर्जी की जरूरत होती है तो फिर कौन सा पाथवे इसमें देखा जाएगा, क्योंकि अगर इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, दैट मीन्स व्हाट, इनके में टीसीए साइकिल देखने को नहीं मिलेगा आपको। और टीसीए साइकिल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टीसीए साइकिल के लाइक अकर होने का जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब वो ऑर्गेनली ही प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर पाथवे भी नहीं होगा, क्योंकि टीसीए साइकिल से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसीज में नहीं है तो वेरी ऑब्वियस वहां पे टीसीए साइकिल देखने को नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और भी बहुत से पाथवे के थ्रू अपनी एनर्जी का फुलफिलमेंट, या फिर आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। लेकिन जब आरबीसीज में ये ऑर्गेनलीज नहीं है तो फिर वो क्या करेगी? तो वेरी ऑब्वियस आरबीसी के पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस का। मैक्सिमम देखा जाता है कि ये अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो होती है एनर्जी की, वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कंप्लीट करते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस भी कौन सा? दैट इज इन एनारोबिक फॉर्म। ठीक है, एनारोबिक का मतलब क्या हो गया? दैट इज नो O2। O2 की प्रेजेंस नहीं रहती है, एब्सेंस में आरबीसीज में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस देखा जाता है। और अगेन चीजें वही बनती है, मतलब कि ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट के बाद एक और प्रोडक्ट बनता है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आरबीसी को जो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती है? दैट इज ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलती है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, दैट इज इन पायरुवेट। तो एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा, क्योंकि पाथवे नॉर्मली चलेगा, लास्ट का एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और बीच में आप कह सकते हो कि एक एडिशनल इंटरमीडिएट चलाएगा। तो जो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है आरबीसीज में, वो भी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही कंप्लीट की जाती है, दैट इज मेनली एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। सो अगर हम नॉर्मल पाथवे की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करेगा? जैसे नॉर्मल पाथवे होता है, कहने का मतलब ये हो गया कि पायरुवेट तक सारा का सारा पाथवे एकदम नॉर्मल रहेगा। तो अगर स्टार्टिंग की हम बात करें तो ग्लूकोज से लेकर जो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इस पाथवे तक हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इस पाथवे तक, आई मीन टू से, ग्लूकोज टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है और वो एडीपी में चेंज हो जाता है। कितनी बार होता है? 2 बार होता है टोटल। पहला होता है जब हेक्सोज काइनेज काम करता है, नेक्स्ट होता है जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। तो दोनों को मैं एक साथ लेकर लिख रही हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान रहे। तो टोटल ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनने तक 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है 2 एडीपी में। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हमें ये देखने को मिलता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट में चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं 1,3
बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, इसको अगर हम नॉर्मली लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। सो एट दिस लोकेशन वो क्या करता है, वो यहाँ पे 2NAD प्लस का यूज करके इसे चेंज कर देता है किसमें, 2NADH में। तो यहाँ पे NADH का क्या हुआ, यहाँ पे NADH का प्रोडक्शन हुआ, राइट यहाँ पे NADH का प्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे ATP का क्या हुआ था, यहाँ पे ATP का कंजम्पशन हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे ATP का कंजम्पशन हुआ था। अब यहाँ पे जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है, अब ये क्या करेगा, अब ये फाइनली कहाँ पे पहुंचेगा, दैट इज पाइरुवेट में चेंज होगा। इसके बाद ये क्या चेंज होगा, दैट इज पाइरुवेट में। मैं बीच के सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं आपको इस बेसिस पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पाइरुवेट के बाद थोड़ा बहुत पाथवे अलग होगा, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँ, बट स्टार्टिंग में आपको ये बता दे रही हूँ कि कौन से पाथवे में क्या बन रहा है। अब अगर जनरल बेसिस पे कहा जाए कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से पाइरुवेट बनने तक कितना एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, तो आपको पता है कि जो पूरा का पूरा पे ऑफ फेज होता है उसमें टोटल 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यानी हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं, 1 बाय 1 स्टेप ना लिखने के बजाय हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4 एडीपी यूज होकर कितना बना, 4 एटीपी, राइट। यानी पहला एटीपी कहाँ बना, पहला एटीपी बनेगा जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। और एक और 2 और एटीपी कहाँ बनेगा, लास्ट स्टेप में, जहाँ पे पाइरुवेट बनने का पोजीशन होता है। इस बेसिस पे हमारे पास टोटल 4 एटीपी चले आएंगे। तो यहां तक अगर आप जनरल पाथवे देखें तो ये पूरा का पूरा पाथवे ग्लाइकोलिसिस का है। ऑल्दो मैं आपको एक बार पाथवे दिखा देती हूँ सारा का सारा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता रही हूँ। ये देखिए, ये एक नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे है जो कि मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डील कर चुकी हूँ। तो मैंने जिस एटीपी के कंजम्पशन की बात की है वो ये एटीपी है, जिससे मैंने ब्लू कलर में हाईलाइटेड पोर्शन में दिखाया है। नेक्स्ट एटीपी के कंजम्पशन की बात की है मैंने, वो ये एटीपी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था 2NAD प्लस यूज होके 2NADH बनाता है, यानी मैं इस पोजिशन की बात कर रही थी। इसके बाद मैंने बताया आपको कि 4 एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, 4 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक तो ये वाला फॉर्म, राइट, एक ये वाले फेज में प्रोड्यूस हो रहा है और एक ये वाले फेज में प्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल कितने हो गए, दैट इज 4 एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। तो आपको पता है कि कौन कौन से स्टेज पे हो रहा है, जनरली अगर देखा जाए तो कौन कौन से स्टेज पे हो रहा है, एक इस स्टेज पे हो रहा है, इसके बाद एक इस स्टेज पे हो रहा है। तो टोटल कितने प्रोडक्शन हो गया एटीपी का, 4 हो गया, राइट। अब इस प्रोसेस के बाद हम आगे बढ़ेंगे जो कि मैं अभी फोकस करने वाली हूँ। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमें कितना मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट मिलता है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट मिलता है। अब यहाँ से पाइरुवेट क्या करता है, यहाँ से पाइरुवेट जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट में चेंज होता है, दैट इज इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम कहते हैं लैक्टेट। वो भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। और सबसे खास बात इस पर्टिकुलर पाथवे की ये है कि जो NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था वो NADH क्या होता है, यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है 2NADH, उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 2NAD प्लस में, NAD प्लस में। तो आप कह सकते हो ये वाला पाथवे क्या था, ये वाला पाथवे था NADH का यूटिलाइजेशन पाथवे, NADH यूटिलाइजेशन। तो आरबीसी में जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो इस बेसिस पे होता है। ये एक्स्ट्रा पाथवे होते हैं जहां पे हम मेंशन करते हैं दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट का फॉर्मेशन। क्योंकि ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है, तो दैट इज वाई जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है, दैट इज पाइरुवेट का कन्वर्जन हो जाता है लैक्टेट में। अब अगर हम नॉर्मली फेट की बात करें कि लैक्टेट यहाँ पे क्या करता है, तो लैक्टेट जो है नॉर्मली ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो सकता है एज वेल एज लिवर में जाकर वो वहां पे कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको ये देखने को मिला पूरे के पूरे पाथवे में कि ये एनारोबिक है, पहला डिफरेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कौन सा है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। तीसरा यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट क्या है, जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट
3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है, तो इसी बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम मेनली बोलते हैं दैट इज 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो मेक श्योर ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है जो कि मेनली आरबीसी के केस में बनते हैं। तो ये हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद ये लैक्टेट का फॉर्म होना विल बी अ नेक्स्ट फैक्टर, एंड नेक्स्ट विल बी दैट इज देयर विल बी अ एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। तो ये 3 मेन पॉइंट है जो कि आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में याद रखना है कि ये एक एनारोबिक प्रोसेस होगा जिसमें जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट, और इंटरमीडिएट एक निकलता है जिसे हम बोलते हैं 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये इतना डिफरेंस होता है ग्लाइकोलिसिस के केस में, दैट इज मेनली इन आरबीसी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा पाथवे सेम चलता है, पायरुवेट के बाद पाथवे में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। यानी पायरुवेट तक पूरा का जितना जितना एटीपी नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हो रहा था उतना ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है, उतना ही एनएडी प्लस का यूटिलाइजेशन होता है, उतना ही एनएडीएच का यूटिलाइजेशन होता है जितना एरोबिक प्रोसेस में हो रहा था। जो एक्स्ट्रा पाथवे है वो ये है कि यहाँ पे टू मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। एंड मेक श्योर ये जो कन्वर्जन कर रहा है दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, इसका कन्वर्जन 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट में, इस एंजाइम को हम कहते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी। उम्मीद करती हूँ आपको सारा का सारा फैक्ट्स जो है अब समझ में आ गया होगा। मेक श्योर सारे के सारे पार्ट्स को आप लोग को देखना है, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जिसमें कि मैंने सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आया है CSR नेट 2017 दिसंबर में, और क्वेश्चन काफी ज्यादा बेसिक है जो कि आपके सामने मेंशन हो रखा है, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एटीपी एंड सिट्रेट ऑन एन एरिथ्रोसाइट अंडरगोइंग ग्लाइकोलिसिस। एरिथ्रोसाइट्स का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज आपकी आरबीसीज के बारे में ही बात किया जा रहा है। और आपको ये नहीं भूलना है कि पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस पाथवे टिल पायरुवेट बिल्कुल सेम चला था, बस बीच में एक एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट बन रहा था जिसके बारे में अभी मैंने आपको जस्ट मेंशन किया था। तो बोला गया कि अगर एटीपी के लेवल को बढ़ा दिया जाए और सिट्रेट का प्रेजेंस हो तो ग्लाइकोलिसिस में क्या डिफरेंस आएगा। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है, रेगुलेशन के बारे में बात किया है। और रेगुलेशन मैकेनिज्म भी कैसा चलेगा, 3 रेगुलेटरी एंजाइम होंगे और तीनों की तीनों रेगुलेटरी एंजाइम ऑब्वियसली आरबीसीज के लिए भी सिमिलर ही फंक्शन करेंगे, क्योंकि टिल पायरुवेट सारा का सारा प्रोसेस ही सेम हो रहा है। तो वेरी वेरी ऑब्वियस कि हाँ, जो रेगुलेशन होगा रेगुलेशन मैकेनिज्म भी एकदम सेम चलेगा। तो जो मैंने आपको रेगुलेशन पॉइंट बताया था वहां पे ये मेंशन कर रखा था कि अगर एटीपी का लेवल हाई रहेगा और सिट्रेट का लेवल अगर हाई रहेगा तो एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो ये पर्टिकुलर स्लाइड है जो कि मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये वही स्लाइड है जो मैंने आपको पढ़ाया था, आई मीन टू से लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मेंशन हो रखा है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई एटीपी एज वेल एज सिट्रेट की प्रेजेंस में क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है। और अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो वेरी ऑब्वियस पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस ही इनहिबिट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि रुक जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर हाई लेवल ऑफ एटीपी है एंड हाई लेवल ऑफ सिट्रेट है तो ग्लाइकोलिसिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वेरी ऑब्वियस ग्लाइकोलिसिस का पाथवे इनहिबिट हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन दे रखे हैं दैट इज पहला है इट इनहिबिट द ग्लाइकोलिसिस, सेकंड है इट स्टिमुलेट द ग्लाइकोलिसिस, थर्ड है द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस रिमेन अनअल्टर्ड, एंड फोर्थ है द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज ग्रेजुअली। तो वेरी ऑब्वियस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ये होगा, दैट इज इट इनहिबिट द ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को कौन इनहिबिट करता है, एटीपी एंड साइट्रेट का प्रेजेंस। तो वेरी ऑब्वियस ये पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस साइकिल को ही रोक देगा। इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, साथ साथ में हमने ये भी देखा कि आरबीसी के केस में ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है और क्या क्या डिफरेंट पॉइंट है। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और CSR नेट के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जितना भी इंफॉर्मेशन हमने गेन किया है वो इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चंस में कैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइज टीचिंग पाठशाला अब टेलीग्राम के चैनल पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। और ये चैनल ऑब्वियसली आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही बनाया गया है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्रीक्वेंट अपडेट्स देती रहती हूँ। इतना ही नहीं, मैं बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी,
ऐसे नोट्स जो कि बहुत आसान बना देंगे आपके सभी के सभी प्रिपरेशन लेवल को। जितना भी लाइक आप कह सकते हो कि एक ट्रिकी बेसिस पे जो स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स होते हैं रिगार्डिंग द साइंस एज वेल एज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें मैं दैट इज टेलीग्राम का जो चैनल है फॉर टीचिंग पाठशाला वहां पे शेयर करूंगी। तो आप मुझे इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। मेक श्योर इसके लिए आपके मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप होना जरूरी है। उसके बाद आप जाकर सर्च बटन में अगर टीचिंग पाठशाला टाइप करेंगे तो वेरी ऑब्वियस आपको ये चैनल वहां पे देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी।